हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10 का एक चैप्टर पढ़ेंगे। यदि आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं तो आपको ये पहले चैप्टर में एक टॉपिक के रूप में मिलेगा, और यदि आप कोई और बुक फॉलो करते हैं तो उसमें आपको एक अलग चैप्टर के रूप में मिलेगा जिसका नाम है परिवहन। ये बायोलॉजी सब्जेक्ट का एक चैप्टर है। एनसीईआरटी बुक के अलावा मैंने जैसा पहले बताया थी, एनसीईआरटी बुक फॉलो अप करते हैं तो उसमें आपको पहले चैप्टर में ही एक टॉपिक के रूप में मिलेगा, और यदि कोई और बुक फॉलो करते हैं आप तो उसको एक अलग चैप्टर के रूप में मिलेगा जिसे हम लोग कहेंगे परिवहन। इंग्लिश में इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो जैसा कि नाम के अनुसार आप देख रहे हैं परिवहन क्या है। परिवहन का मतलब जैसे हम लोग को एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान तक जाना है तो उसके लिए हम लोग किसी चीज की सहायता लेते हैं। गाड़ी के द्वारा जाते हैं, बस से, ट्रेन, पैदल या साइकिल से। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिसका स्थानांतरण परिवहन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। तो आइए सबसे पहले हम लोग परिभाषा इसकी जान लेते हैं। तो परिभाषा कहता है समस्त उपयोगी पदार्थों का, जितने भी हमारे जरूरत की पदार्थें हैं उन सभी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से, मूल स्रोत कहने का मतलब जहां पर उनका निर्माण होता है, शरीर की कोशिकाओं तक लाना तथा अनुपयोगी एवं हानिकारक। हमारे शरीर में बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उनकी जरूरत हमारे शरीर को नहीं है तो उसके हमारे शरीर से बाहर करना। हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। गंतव्य स्थान कहने का मतलब उस स्थान तक पहुंचाना जहां से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत सी क्रियाएं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तो उसको हमारे फेफड़े तक आता है जहां से हम लोग क्या करते हैं, श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकालते हैं। जैसे पसीना हमारे शरीर से निष्कासन करना उसका बहुत जरूरी है। तो ये सब हानिकारक पदार्थ है। तो उन सभी पदार्थों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाना पदार्थों का परिवहन कहलाता है। ये हमारे शरीर में देखिए जैसे बहुत सी क्रियाएं होती है। हम लोग जब पोषण करते हैं तो हमारे शरीर में विखंडन क्रिया होती है ग्लूकोज का। तो बहुत से कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे लिए उपयोगी है और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे हानिकारक है। जैसे ग्लूकोज का जब विखंडन होता है तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन आता है। जब श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ऑक्सीजन हम लोग को उपयोगी है तो वो हमारे शरीर की कोशिकाओं तक, ऐसा नहीं है कि केवल एक भाग को, सभी भागों को जरूरत होती है तो पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाना। और जो भी हानिकारक पदार्थ है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना, जहां से वो बाहर निकाला जाता है उस अंग तक पहुंचाना, यानी वही गंतव्य स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है, पदार्थों का परिवहन कहलाता है। इसके बाद हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, पूरे बायोलॉजी क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना दो चीज के बारे में, एक जंतुओं में परिवहन पढ़ना है और एक पादपों परिवहन पढ़ना। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पादपों परिवहन। इसके लिए आप लोग सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पादपों में परिवहन। तो पादपों में तीन चीजों की आवश्यकता होती है, जल, खनिज, लवण और भोजन। मुख्य रूप से यही तीन चीजों का परिवहन होता है पौधों में, जिनके लिए उन्हें दो ऊतकों की जरूरत पड़ती है, एक जाइलम ऊतक और एक फ्लोएम ऊतक। ठीक है, जाइलम ऊतक क्या करता है, जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है, और फ्लोएम ऊतक जो है भोजन का स्थानांतरण करता है। ठीक है, जाइलम ऊतक में जो क्रिया होती है दो प्रकार से होती है, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा परिवहन और मूल दाब, इसे इंग्लिश में रूट प्रेशर कहते हैं। इसके द्वारा इसमें जल एवं खनिज लवण का परिवहन होता है, जबकि फ्लोएम जो है भोजन का स्थानांतरण विधि से परिवहन करता है। ठीक है, तो इन बाष्पोत्सर्जन और मूल दाब को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में जान लेते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या है, तो ऊतक है। ठीक है, ऐसे संवहन ऊतक का एक पार्ट है। ये संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक, तो दोनों के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। जाइलम ऊतक तो हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए 9th क्लास में कि ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। तो इसकी कोशिकाएं जो होती है वो मृत होती है। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है। दूसरा पॉइंट है, जाइलम जो है जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है। जाइलम जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, यह भोजन का स्थानांतरण करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जाइलम यह नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि जल और खनिज लवण कहां मिलते हैं, जमीन में मिलते हैं। ठीक है, तो उनको परिवहन करने के लिए क्या करेगा, मूल दाब के जरिए बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जल जो है नीचे से ऊपर की ओर गमन करती है, जबकि फ्लोएम में क्या है, आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे
की ओर गमन करती है। यानी कुछ बच्चों को लगता है कि फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण करता है, तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे की पत्तियां भोजन बनाती है तो ऊपर से नीचे की ओर गमन करता है। ऐसा नहीं है, फ्लोएम जो है आवश्यकता के अनुसार ऊपर और नीचे दोनों की ओर गमन करता है। यह हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाष्पोत्सर्जन की बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा कैसे जाइलम जो है जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग पढ़ते हैं बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए मैंने यहाँ पे बाष्पोत्सर्जन का डेफिनेशन लिख रखा है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि जल का रंध्रों द्वारा, रंध्र आप लोग पढ़े होंगे, पेड़ पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन करते हैं। यानी जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्रिया क्या कहलाती है, बाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। इसके बाद मैंने बाष्पोत्सर्जन के बारे में कुछ बिंदु को लिखा था। सबसे पहला पत्तियों, यानी बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है मुख्य रूप से पत्तियों में होती है, ठीक है। अब पत्तियों के किस भाग में होती है, तो वह है रंध्र, इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि पेड़ पौधे की पत्तियां सुबह के मौसम में गीली होती है। जब सुबह होती है तो गीली होती है, जब दोपहर का मौसम आता है तो सूर्य की किरणों के कारण वो क्या होती है, बाष्पित होकर के उड़ जाती है, मगर सुबह सुबह हम लोग को गीली दिखाई पड़ती है। उसका कारण है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया, क्योंकि ये पेड़ पौधे होती है। उसके बाद है कि एक पत्ती, अगर एक मान ली एक पत्ती है इस प्रकार का, तो ये एक पत्ती जो है वो अपने भार के बराबर, ये पत्ती अपने भार के बराबर 1 घंटे से कम समय में वो क्या करती है, बाष्पोत्सर्जन क्रिया करती है जल का। 1 घंटे से कम में भी वो क्या अपने भार का, एक पत्ती जो है वो अपने भार का बाष्पोत्सर्जन करती है जल का, कितने, 1 घंटे से कम। उसी प्रकार यदि एक मकई का पौधा लेते हैं तो वह 3 से 4 लीटर एक दिन में वो क्या करती है, 3 से 4 लीटर जल जो है बाष्पोत्सर्जित करती है। एक सेब का पौधा लेते हैं तो वो एक दिन में 10 से 20 लीटर, ये मैंने आपको लिख रखा है, सेब का पौधा 10 से 20 लीटर एक दिन में करते हैं। वही जनरली बात करते हैं किसी भी एक पौधे की, तो एक पौधा जो है अपने जीवन काल में अपने भार का 100 गुना जल क्या करता है, बाष्पोत्सर्जित करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे को लगाना क्या है, जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि अब देखिए कि मकई का पौधा एक पौधा 3 से 4 लीटर एक दिन में, तो उसी प्रकार से यदि हम लोग खेतों में मकई लगाते हैं तो बहुत सारे पौधे होते हैं, तो उस अनुसार से जोड़िए कि कितना जल बाष्पोत्सर्जित होता है एक दिन में, और पूरे दिन जितने भी होते हैं उसमें कितना होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे बहुत जरूरी है लगाना, जिससे क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जहां लोग सुने होंगे कि जहां पेड़ पौधे की मात्रा ज्यादा हो तो उस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है, उसका कारण है बाष्पोत्सर्जन। क्योंकि पेड़ पौधे बाष्प जो करते हैं वह बाष्प क्या होता है जाकर के ऊपर बादलों में जम जाते हैं, फिर वहां जब ऊपर का तापमान ठंडा होता है तो बारिश की बूंदों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा गया है कि पेड़ पौधे ज्यादा लगाइए। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल एवं खनिज लवण का परिवहन कैसे होता है। तभी हम लोगों ने पढ़ा कि जल एवं खनिज लवण का परिवहन जो है जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, और जाइलम ऊतक के द्वारा यानी 2 क्रियाओं से होता है, एक बाष्पोत्सर्जन विधि के द्वारा और एक मूलतः विधि के द्वारा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाष्पोत्सर्जन विधि के द्वारा, तो उसके लिए मैंने एक पेड़ का डायग्राम बनाया है सिंपल सा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें जाइलम ऊतक होते हैं, मैं आपको सिंपल सा बना देता हूं। मैंने एक सिंपल सा एक जाइलम ऊतक बनाया है। अब जाइलम ऊतक का कार्य क्या है, तो जल का परिवहन करना, जल एवं खनिज लवण का परिवहन करना। तो ये इसमें जल ऑलरेडी जब जल का परिवहन करता है तो जल की मात्रा इसमें होती है, तो समझ लीजिए, मान लीजिए जल की मात्रा मैं दर्शा रहा हूं, ये हमारे जमीन के नीचे का पार्ट है, हमारा मूल गांव।
ये एक सिंपल सा मैंने जाइलम तक बनाया है। अब ये जमीन के नीचे भूमि में क्या होते हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, जल एवं खनिज लवण। अब जाइलम तक जो है वाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा जल का परिवहन कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए यहाँ पे जल की मात्रा इसमें है, सूरज की किरणें पड़ी, वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी, क्योंकि सूरज की किरणें गर्म होती है तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। यहाँ से जल क्या हो गया, वाष्प होकर के उड़ गया। तो ये स्थान तो क्या हो जाएगा, जब वाष्प बन के यहाँ का जल वाष्पोत्सर्जित हो जाएगा, कहने का मतलब उड़ जाएगा, तो ये स्थान क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो जब खाली हो जाएगा तो कहने का मतलब यहाँ की जल की अनुपस्थिति हो जाएगी। तो पानी का एक प्रवृत्ति है, जल का प्रवृत्ति है कि जल क्या होता है, जहां पे होता है, जिस क्षेत्र में नहीं होता वो उस दिशा में क्या करता है, गमन करता है। तो यह जल जो है यहाँ क्या करेगा, चला जाएगा। और जब ये जल यहाँ जाएगा तो यहाँ पे खाली स्थान आ जाएगा, तो ये जल यहाँ जाएगा, जब ये जल यहाँ जाएगा तो यहाँ खाली स्थान हो जाएगा। इसी प्रकार से क्रिया चलती रहती है, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ। और एक समय जब ऐसा आएगा कि जब इस भाग का जाइलम तक जो होते हैं आयताकार भाग से जुड़े होते हैं, तो इस भाग का जल क्या होगा, यहाँ स्थानांतरित होगा। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, यह हिस्सा खाली हो जाएगा। तो वह क्या करेगा, जल एवं खनिज लवण जो है यहाँ पे जो जमीन के अंदर होते हैं वो इसको अवशोषित करेगा, और इसी द्वारा ये क्रिया क्या होती है, चलते रहती है, और वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती रहती है। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा जल एवं खनिज लवण का परिवहन होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग इसको समझने के लिए नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मूल दाब के द्वारा जल का परिवहन कैसे होता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने शब्द लिखा है परासरण, इसको मैं पहले बताता हूं। परासरण क्या है, सीधा से समझिए, ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर, ऐसे इसका परिभाषा होता है। अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जल का गमन करना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है, तो अगर कहने का मतलब दो स्थान है, यहाँ पे जल की मात्रा ज्यादा है और यहाँ पे जल की मात्रा कम है, तो यहाँ पे जल क्या करेगा, इस दिशा की ओर गमन करेगा। तो यही क्या कहलाता है, परासरण। यही क्रिया होती है मूल दाब में, जब वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, जल का परिवहन होता है, खनिज लवण का परिवहन होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे पेड़ का नीचे वाला हिस्सा बनाया है, ठीक है, पेड़ के नीचे बहुत सी जड़ें होती हैं, ठीक है। अब जड़ क्या करते हैं, खनिज लवण को ऊपर की ओर पहुंचाते हैं, जाइलम तक। तो जड़ में क्या होंगे, जल एवं खनिज लवण मौजूद होंगे। ठीक है, और ये जमीनी सतह है, तो यहां भी जल एवं खनिज लवण मौजूद होंगे। ठीक है, मान लीजिए एक हिस्सा लेते हैं, ये यहाँ पे जल एवं खनिज लवण मौजूद है। अब इस जड़ ने क्या किया, जमीन से खनिज को अवशोषित किया, खनिज को अवशोषित किया। जब ऑलरेडी पहले से जल एवं खनिज यहाँ मौजूद है, खनिज यहाँ से अवशोषित किया, तो यहाँ पे क्या होगा, जल की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम जाएगी। तो पूरा जल भी यहाँ क्या करेगा, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति परासरण है, ज्यादा से कम की ओर। जैसे यहाँ पे उसको लगेगा कि जल की मात्रा यहाँ कम है, ये जमीन को क्या करेगा, जल को यहाँ क्या करेगा, अधिक सांद्रता इधर है, यहाँ पे सांद्रता कम रही जल की, खनिज का बढ़ गया, तो यहाँ से जल क्या होगा, यहाँ तक चला है, तो यहाँ पे जल की मात्रा आई। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हिस्सा जो है दबाव बने, क्योंकि पहले से जल एवं खनिज लवण था और यहाँ से भी खनिज गया और जल यहाँ से गया, तो ये प्रेशर बनेगा। अब प्रेशर जब यहाँ से बनेगा तो क्या होगा, ये भागेगा किस दिशा की ओर, जब यहाँ पे दाब बढ़ेगा तो ये भागेगा कम दाब की ओर, तो ये कम दाब की ओर नीचे या ऊपर की ओर भागेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि नीचे जमीन है, तो नीचे जल एवं खनिज लवण की मात्रा ज्यादा होती है, भागना स्टार्ट करती है, वही है ज्यादा से कम की ओर। तो कम कहाँ मिलेगा, ऊपर की ओर, तो यहाँ से ऊपर की ओर भागना स्टार्ट करता है, और यही ऊपर की ओर भागना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे ऊपर की ओर पेड़ पौधे की पत्तियों तक गमन करता है। और इसी विधि के द्वारा वो क्या करता है, जल का परिवहन करता है। किस विधि के द्वारा,
मूल दाब के द्वारा। तो हम लोगों ने बाष्पोत्सर्जन के द्वारा देख लिया कि कैसे जल का परिवहन होता है खनिज लवण का, और मूल दाब के द्वारा हम लोगों ने देख लिया कि जल का परिवहन होता है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको फिर से समझाने की। अब हम लोग फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा पेड़ में एक शाखा, जो ये क्या है हमारा ग्रीन पार्ट है, और ये तना है जो नॉन ग्रीन पार्ट। हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन पत्तियों द्वारा बनाते हैं, और खाने का मतलब हरे भाग में बनता है। तो जब पेड़ पौधे की पत्तियां जब भोजन बनाई, ठीक है, तो इनको तो भोजन मिल गया, और ये जो हिस्सा है जहाँ भोजन नहीं प्राप्त होता है, तो यहाँ तक भोजन कैसे पड़े? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे के सभी है वो भोजन की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि केवल पत्तियों को है उसको ही वृद्धि करनी है, सभी शाखाओं को, सभी हिस्सों को, तनों को वृद्धि करनी है। तो उसके लिए भोजन का मान लीजिए ये हिस्सा नॉन-ग्रीन पार्ट है, यहाँ भोजन की जरूरत है, तो यहाँ भोजन कैसे आएगा? तो उसके लिए हमने पहले जाना कि फ्लोएम ऊतक जो क्या करता है, भोजन का हस्तांतरण करता है। तो ये मान लीजिए फ्लोएम ऊतक, अब फ्लोएम ऊतक का काम है कि जहां पे भोजन नहीं है वहां तक भोजन को पहुंचाना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पत्ती जो है भोजन को जो है फ्लोएम पे पहुंचाएगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को किसी गाड़ी पे लोड करना है तो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो ये भी ऊर्जा लगाकर इस पे क्या करेगा, फ्लोएम को भोजन पे लोड करेगा। ऊर्जा है कहाँ, तो जब श्वसन क्रिया होती है तो उसमें एटीपी जो है, हम लोग जानते हैं कि पढ़े हैं कि एटीपी क्या है, ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक है। तो इस ऊर्जा का खपत वो क्या करेगा, यहीं पे करेगा, भोजन को लोड करने, किस पे, फ्लोएम ऊतक पे। अब फ्लोएम ऊतक का काम क्या है, भोजन का स्थानांतरण करना है, ठीक है। इसमें पहले से कुछ न कुछ हिस्सा जो क्या हो भोजन का मौजूद रहेगा। अब यहाँ से पेड़ पौधे पत्तियों ने भोजन बनाया और उस पर क्या किया, लोड कर दिया। अब यह फ्लोएम का काम है स्थानांतरण करना, तो यह देखेगा कि किस हिस्से में भोजन की कमी है। आप देखिए जैसे हम लोग पढ़े थे मूल दाब के समय कि इसमें क्या होगा, प्रासरण क्रिया होगी। अब यहाँ पे जब भोजन आया तो ऑलरेडी पहले से भोजन था, फिर भोजन आया तो यहाँ पे जल की क्या होगी, सांद्रता घट जाएगी। तो बगल में जस्ट बगल में ही जाइलम ऊतक होगा, जाइलम ऊतक भी जस्ट बगल में ही होता है। जाइलम ऊतक क्या होता है, जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण करना। तो जैसे ही जाइलम ऊतक देखेगा कि इसमें जल की क्या होगी, कमी होगी फ्लोएम में, तो ये क्या होगा, अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र, इधर जल की मात्रा कम गई। तो जैसे हम लोग प्रासरण में पढ़ जानते हैं कि जहाँ जल की मात्रा कमेगी, ज्यादा है, तो वहां से क्या होगा, हस्तांतरण होगा। तो ये इसको क्या करेगा, जल देगा। अब जल देगा तो यहाँ पे क्या होगा, मात्रा बढ़ जाएगी, भोजन की मात्रा बढ़ गई, जल की मात्रा बढ़ गई, तो ये भागेगा। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लोएम जो है केवल नीचे नहीं ऊपर की ओर गमन करता है। मान लीजिए इसके आसपास यहाँ तक कोई भी शाखा नहीं है, तो यह फ्लोएम जो क्या है पहुंचाने जरूरत के हिसाब से पहुंचाएगा। अगर इसको जरूरत पड़ेगी कि यहाँ पे जो है पेड़ का तना है, यहाँ पे भोजन की जरूरत नहीं है, तो वो धीरे धीरे भोजन को यहाँ भी पहुंचाएगा। और अगर देखेगा कि मान लीजिए यहाँ इतना दूर भी भोजन की जरूरत, क्योंकि जैसे हम लोग को कुछ चीज घटती है तो हम लोग जस्ट बगल वाले घर में जाते हैं, पड़ोस में, उसी तरह ये भी देखिएगा, क्योंकि मान लीजिए इसकी शाखा इससे दूर यहाँ पे है, एक और शाखा इसकी यहाँ पे पत्तियां है, मैं हल्का सा बना देता हूं। तो इस अगर इस फ्लोएम को यहाँ नजदीक पड़ेगा तो ये क्या करेगा, यहीं पहुंचा देगा, और अगर इसको ये नजदीक पड़ेगा तो यहाँ पहुंचा देगा। इस प्रकार से फ्लोएम जो क्या करता है, भोजन का स्थानांतरण करता है ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी। ये आवश्यकता अनुसार है, यदि ऊपर की आवश्यकता है ऊपर ही पहुंचाएगा, और यदि नीचे की आवश्यकता है तो नीचे ही पहुंचाएगा। कैसे, तो एटीपी के द्वारा ऊर्जा खपत करके पेड़ पौधे की पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाएगा, वो पेड़ पौधे की पत्तियां क्या करेगी, एटीपी का उपयोग करके उस पे फ्लोएम पे लोड करेगी। जब यहाँ पे फ्लोएम पे लोड करेगी, क्योंकि ये ग्रीन पार्ट है, भोजन बनाने का काम करती है, तो ये फ्लोएम पे जब लोड करेगी तो फ्लोएम क्या करेगा, इसमें भोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो जाइलम जस्ट बगल में ही होता है, जाइलम क्या करेगा, इसको जल प्रदान करेगा। जल प्रदान करने के बाद ये दबाव बढ़ेगा, तो दबाव जब यहाँ बढ़ेगा तो ये भागेगा कहाँ, निम्न दाब की ओर। उच्च दाब यहाँ से बनेगा तो निम्न दाब की ओर, ठीक है। तो निम्न दाब ऊपर भी मिल सकता है, नीचे भी मिल सकता है। तो ये आवश्यकता अनुसार देखिएगा कि किधर भोजन की कमी है, वहां पर क्या करेगा, भोजन को पहुंचाएगा। नीचे ही पहुंचा सकता है, भोजन को ही पहुंचा सकता है। इस प्रकार फ्लोएम क्या करता है, भोजन का स्थानांतरण करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जंतुओं का परिवहन। इतना जो भी हम लोगों ने पढ़ा था वो था पादपों में परिवहन।
इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जंतुओं में परिवर्तन। देखिए जंतुओं में मुख्य रूप से क्या होता है, हम लोग को मानव के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जैसे मानव में परिवर्तन होता है उसी प्रकार लगभग जंतुओं में होता है, थोड़ा सा हेरफेर है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में परिवर्तन। तब तक के लिए आप लोग इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को अगले चैप्टर में दिक्कत ना हो।